हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति प्राक्टा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास +1 की केमिस्ट्री और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे अच्छे से और साथ में सीखेंगे कि हमने कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ओके, ये जो नोट्स है ये मैंने NCERT से लिए है और ये हाईली यूज़फुल रहेंगे HP बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड किसी और बोर्ड से जो +1 परस्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ ये नोट्स यूज़फुल रहेंगे फॉर HP टेट, CTET, JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर अदर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। Chemistry is the branch of science that studies the composition, properties, structure of matter and the changes which the matter undergo under different conditions and the laws which govern these changes. तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें इंक्लूडेड है मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर की स्टडी और साथ ही में जिन चेंजेस को मैटर शो कर रहा है उनकी स्टडी और जो लॉज इन चेंजेस को गवर्न कर रहे हैं उनकी स्टडी। तो कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, और फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, एंटोइन लेवॉइजर को। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल चेंजेस की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैं आपको भी पढ़ाऊँगी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर बस हम सिंपली उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैंने एक चैप्टर करवाया है 9th क्लास से, जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैटर को, मैटर की क्लासिफिकेशन को। तो वहाँ पर से आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझना है तो यहाँ पर मैं बस जस्ट रिवाइज़ करवाऊँगी इन चीज़ों को आपको। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अपने सराउंडिंग्स में आप देख सकते हो एग्जांपल्स, जैसे आपका बुक, पेन, टेबल, जिसका खुद का मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है मैटर को, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली मैटर के मैटर को क्लासीफाई किया जाता है 3 स्टेट्स में। वैसे तो अब 5 स्टेट्स हैं मैटर की। जो 2 स्टेट्स हैं आपकी वो 4th एंड 5th स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट, इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आप 3 स्टेट्स पर ही यहाँ पर फोकस करो। तो सबसे पहली जो स्टेट है वो है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो इसमें एग्जांपल्स आपके वुड, टेबल एंड कॉपर रॉड हो गए। और लिक्विड क्या होता है, इट हैव डेफिनेट शेप बट डू नॉट हैव डेफिनेट, सॉरी, इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो जो आपका लिक्विड होता है, आप उसको जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी बट इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी। एग्जाम्पल्स आर वाटर, मिल्क एंड ऑयल। नेक्स्ट इज गैस। सो गैस नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम ना कोई डेफिनेट शेप होगी इसके केस में। इसका मतलब क्या है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस कंटेनर की शेप को जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकली मैटर को मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस में क्लासीफाई किया जाता है। जो आपके मिक्सचर्स है वो 2 कंपोनेंट्स से मिलकर के बने होते हैं और 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के होंगे उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आपकी शुगर सॉल्यूशन, मिल्क एंड एयर। और एक और एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, आप सॉल्ट को ऐड करो वाटर में तो आप वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आपको कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। मीन्स दोनों कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर के केस में जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उनकी
जो कंपोजिशन होगी दोनों कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें सैंड इन वाटर। तो आप सैंड को वाटर में डाल के देख सकते हो, कुछ टाइम के बाद जो सैंड होती है वो ग्लास के बॉटम में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप क्लियरली बाउंड्री देख सकते हो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। इस तरह के सॉल्यूशन मिक्सचर्स को हम कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है उसको, फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो जो आपका एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, जिसको हम ना तो किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक्स कर सकते हैं और ना ही किसी सिंपलर सब्सटेंस से उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एलिमेंट या तो एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एटम्स में आपके एग्जांपल्स देख लो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, जो दो सेम एटम्स आपस में जब कंबाइन करते हैं, नहीं सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तब आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स में आपके एग्जांपल्स यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर जो आपका कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of compound is obtained. जब आपके दो या दो से ज़्यादा different elements आपस में combine करेंगे in a fixed ratio, तब compound form होता है। इसमें examples है आपके water and carbon dioxide। water हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको आप मेज़र कर सकते हो बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए। ठीक है, जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके एग्जांपल्स है कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तब ऑब्जर्व किया जाता है जब कोई केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज में आपको पता है कि जो आपका सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है आपके इसमें कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अर्लियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए दो सिस्टम्स यूज़ होते थे, मीट्रिक सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। तो इसमें से मीट्रिक सिस्टम जो था वो ज़्यादा कन्वीनियंट था एज इट वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट थे उनको एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की नीड महसूस हुई। ठीक है, तो उस वक्त फिर इस्टेब्लिश किया गया था CGPM के द्वारा मीटर कन्वेंशन, जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, यानी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। उसको पेरिस में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और जो आपका SI सिस्टम है उसमें 7 बेस यूनिट्स होती है जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल में। तो सबसे पहले आपकी यूनिट है लेंथ, जिसकी SI यूनिट होती है मीटर। सेकंड इज़ मास, SI यूनिट होती है किलोग्राम। थर्ड इज़ टाइम, जिसकी SI यूनिट होती है सेकंड। फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। एंड फिफ्थ इज़ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, जिसकी SI यूनिट होती है केल्विन। और सिक्स होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी SI यूनिट होती है मोल। और सेवन्थ होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी SI यूनिट होती है कैंडेला। तो आपको इन 7 बेस यूनिट्स को बिल्कुल याद रखना है और इनकी SI यूनिट्स को याद रखना है। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है। और जो इन्हें छोड़ करके जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन यूनिट्स को इन 7 फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव किया जाता है, इसीलिए इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ओके, अब हम कुछ कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जिनको हम केमिस्ट्री लैब में कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके मास एंड वेट। तो मास क्या होता है? मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट।
and weight of the substance is the force exerted by the gravity on an object. तो mass and weight दोनों ही different things है. Okay, the mass of a substance is constant whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. जो mass होता है वो constant रहता है, substance का mass constant रहता है, लेकिन जो substance का जो weight होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. ठीक है, जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके, और केमिस्ट्री लैब्स में मास को, केमिकल के मास को मेज़र करने के लिए या वेट को मेज़र करने के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करते हैं. सो वेट को मेज़र करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में. तो कुछ इस तरह का दिखता है आपका एनालिटिकल बैलेंस. ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम उसकी वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, बट ऑफन हम इसको डिनोट करते हैं किससे? क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर से. और लिक्विड्स के केस में जो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए कॉमनली जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम लीटर कहते हैं. एंड 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, और लैब्स में हम जिन एपरेटर्स को यूज़ करते हैं लिक्विड की वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, वो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो. ये आपकी ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो इन्हें हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेज़र करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी. डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम. और किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो हमें बताती है कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा क्लोजली आपस में पैक्ड है. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा क्लोजली उस सब्सटेंस के कंपोनेंट्स आपस में पैक्ड होगी. ओके, कंपोनेंट्स नहीं, सॉरी, पार्टिकल्स. तो ये थी आपकी डेंसिटी. फिर नेक्स्ट इज टेम्परेचर. तो जो टेम्परेचर होता है इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 स्केल्स यूज़ की जाती है. सबसे पहले इसमें आपकी आती है केल्विन स्केल, सेकंड वन इज़ सेल्सियस स्केल, थर्ड वन इज़ फ़ारेनहीट स्केल. तो जो आपकी केल्विन जो स्केल होती है वो कैलिब्रेटेड होती है फ्रॉम 273.15 केल्विन टू 373 केल्विन. तो जो आपका ये, हाँ जी, ये आपकी केल्विन स्केल 273.15 केल्विन से 373 केल्विन तक कैलिब्रेटेड होती है. और जो सेल्सियस स्केल होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेटेड होती है, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. वो ठीक है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. और 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर होता है. और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में. और ये आप देख लो फ़ारेनहीट स्केल, तो ये कैलिब्रेटेड होती है 32 डिग्री फ़ारेनहीट टू 212 डिग्री फ़ारेनहीट. तो यहाँ पर आपका 32 डिग्री फ़ारेनहीट फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और 212 डिग्री फ़ारेनहीट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और रूम टेम्परेचर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहीट. एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर फ़ारेनहीट में हमसे पूछा जाए तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. ठीक है, और ये जो स्केल्स जो है जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, आपस में रिलेटेड होती है. तो सबसे पहला हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहीट स्केल एंड सेल्सियस स्केल. तो ये क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहीट इज़ इक्वल्स टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. और जो केल्विन स्केल है एंड सेल्सियस स्केल आपस में रिलेटेड होते हैं वो इस तरह से रिलेटेड होते हैं. केल्विन
इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ओके, टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री Celsius or negative values are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है टेम्परेचर्स की वो सिर्फ सेल्सियस स्केल में ही पॉसिबल होती है. केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती. और जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है. ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में. तो ना मतलब हम ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ, जैसे हम यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या इन्वॉल्व होता है, एटम्स की एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी ना, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स. जो मतलब इन ये मतलब जो आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके लो मासेस होते हैं और ये एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो जो केमिस्ट होगा वो इतने लार्ज नंबर्स के साथ में तो डील करने बैठेगा नहीं. लाइक आपकी कोई नंबर आ रहा है या मास आ रहा है आपका बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लाइक 60 602 200 0000 इतनी लंबी आपकी कोई नंबर आ रहा है, तो इतने लंबे नंबर के साथ में तो डील करने नहीं बैठेगा केमिस्ट, है ना. तो हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं वैल्यूज़ को. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है n इंटू 10⁻⁴ जहाँ पर आपका जो स्मॉल n है वो एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. और जो आपका n है कैपिटल N उसको डिजिट टर्म कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है 1.00 टू 9.999 तक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर देख लो 232.508. तो ये बहुत मतलब लार्ज नंबर है. ठीक है, तो इतने लार्ज नंबर के साथ में कैलकुलेशंस करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे. तो साइंटिफिक नोटेशन लिखते टाइम हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ़्ट या राइट को तब तक जब तक कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट नहीं रह जाती. ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल के केस में आप देख लो हमने मूव किया है लेफ़्ट साइड को. ठीक है, लेफ़्ट तरफ को हमने मूव किया है. 2 प्लेसेस लेफ़्ट चले हैं हम. ठीक है, और तब तक चले हैं जब तक कि एक डिजिट नहीं रह गई डेसिमल से पहले. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे 2.32508 इंटू 10⁻². अब ये 10⁻² कहाँ से आया? चलो ये 10 तो ना साइंटिफिक नोटेशन से आया ना. साइंटिफिक नोटेशन को हम n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखते हैं. अब ये 2 कहाँ से आया? ये 2 इसीलिए आया क्योंकि हम 2 प्लेसेस लेफ्ट चले थे. जहाँ पर ओरिजिनली जहाँ पर डेसिमल प्रेजेंट था इस वैल्यू में उससे हम 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ को चले. इसीलिए यहाँ पर पावर पे 10 की पावर 2 आ गया. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लो आप 0.00016. तो अब यहाँ से हम राइट तरफ को चलेंगे तब तक जब तक कि डेसिमल से पहले कोई एक नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं रह जाती. तो लेफ़्ट साइड को इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि इधर को तो ज़ीरो ही है. तो हमें क्या चाहिए, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब 4 प्लेसेस लेफ्ट 4 प्लेसेस राइट की तरफ को चलेंगे. ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴. अब -4 क्यों आया? तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में याद रखनी है अच्छे से कि जब हम राइट तरफ को चलेंगे तब पावर में माइनस आएगा. ठीक है, तब माइनस में आएगी जो पावर की वैल्यू होगी. और जब हम लेफ़्ट तरफ को चलेंगे तो जो पावर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी. ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो 0.0048. तो यहाँ पर आपने इस कंसेप्ट को अप्लाई करो तो आप देखोगे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा. अब लेफ़्ट तरफ को तो ज़ीरो है और राइट तरफ को ये है ना नॉन ज़ीरो डिजिट्स.
तो हमें तब तक मूव करना है जब तक कि डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना आए। तो अभी हम यहाँ से 3 प्लेसेस राइट की तरफ को चले गए। तो यहाँ पर आपका साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे हम इसको 4.8 इंटू 10⁻³ राइट को चले थे, इसीलिए जो पावर है वो माइनस में आएगी। और ये सेकंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ये बहुत लार्ज नंबर है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट तरफ को चलना पड़ेगा ना इस ज़ीरो से, क्योंकि इसके बाद तो फिर ज़ीरो, इसके बाद तो कोई भी डिजिट नहीं है। तो ज़ीरो से नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है, आपकी लेफ़्ट साइड को है। तो हम यहाँ से 5 प्लेसेस लेफ़्ट चलेंगे। और 5 प्लेसेस लेफ़्ट चले तो क्या आया, 2.340 इंटू 10⁻5। 5 क्यों आया, क्योंकि हम 5 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ को चले और पावर जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी। अब ये जो 2 क्वेश्चंस है इनको आप खुद सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इनके साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म्स को बताओगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट्स। तो फॉर एग्जाम्पल 23.5, तो यहाँ पर जो आपके 2 और 3 है ये आपके सर्टेन डिजिट्स है, और जो 0.5 है ये आपका क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो इससे ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ओके। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि 3.132 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी फिगर्स आपके सभी डिजिट्स क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरह से 1.76 में देख लो, तो नॉन ज़ीरो है ना सारे तीनों के तीनों, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। फिर सेकंड रूल क्या कहता है, जीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो प्रेजेंट है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल 3.01, यहाँ पर ज़ीरो जो है वो 3 और 1 के बीच में प्रेजेंट है, तो ये तीनों ही यहाँ पर, ये जो ज़ीरो भी है ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और उसी तरह से 2.005, तो दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो गई, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरह से 3.0023 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। थर्ड रूल क्या कहता है, द जीरोस प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.324, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलोगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहा है। उसके बाद ये देख लो 0.0003, तो यहाँ पर सारे ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले है, तो ये अनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, ओके। फिर उसके बाद जो आपका फोर्थ रूल है वो क्या कहता है, ऑल ज़ीरोज़ प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो ज़ीरोज़ ना नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में आते हैं, यानी कि डेसिमल के राइट साइड को आते हैं और नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आते हैं, उन्हें वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.0200, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप बोल सकते हो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि 2 के बाद जो 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है। उसी तरह से 243.000, तो यहाँ पर आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि तीनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद आ रहे हैं, ओके। तो इस तरह से लिखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब ये देख लो आप 0.0025, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो अप्लाई करो कंसेप्ट को जो अभी देखा आपने पढ़ा अभी। तो आप देख लो यहाँ पर तीनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं ना, तो ये इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरह से 208, तो आप देखो याद करो रूल को, रूल नंबर 3 को, सॉरी रूल नंबर 2 को, कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देख लो 5005, तो सेम केस है, यहाँ पर रूल 2 अप्लाई होगा आपका, यहाँ पर रूल 2 अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप कहोगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से करोगे और इनका आंसर बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना। आपको प्रॉब्लम आए कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।